नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का एक शानदार सा चैप्टर दोस्तों, ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली। एक शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली इसे हम वन शॉट में पूरा एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कवर कर रहे होंगे। इसमें जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, वो उसकी बात कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए फोटो को क्या करते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं और बात करना शुरू करते हैं टॉपिक की। एज यू नो क्या होता है, पहले जब हम पेज पे पहुंचते हैं दोस्तों, तो ताला को तोड़ते हैं और इसे जादू से जूम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जूम कर लिया तो पहले पेन का कलर सही कर लेते हैं, उसकी साइज में भी थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं दोस्तों। ये सही है थोड़ा। ठीक है तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे होंगे, बेसिकली न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे। थर्ड टॉपिक होगा न्यूरॉन्स एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में होगा। तो न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होता है, बेसिकली न्यूरॉन्स जैसे हमारे बॉडी का एक यूनिट पार्ट है सेल। जैसे पूरे एक जो घर होता है, पूरा जो घर बना होता है किससे बना होता है, ईंट से मिलके तो एक ईंट जो हो गया वो क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ऐसे हमारे बॉडी का एक यूनिट क्या है, सेल। अब हमारे ब्रेन में जो है दोस्तों, वो होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वो एक यूनिट होता है। ऐसे किडनी में पढ़े थे, वहां पे नेफ्रॉन था दोस्तों, वहां पे क्या था, नेफ्रॉन था। अगर अगर हम लोग बेसिकली डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वहां पे हिपेटोसाइट की बात करते हैं दोस्तों, बेसिकली लीवर में पाया जाता है, वो भी यूनिट होता है। ठीक है, फिलहाल चलिए बात करते हैं चैप्टर की। ठीक है, एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स और organ systems in our body must be coordinated to maintain homeostasis दोस्तों। बेसिकली हमारा जो बॉडी है वो मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में कनेक्ट होते हैं, मतलब उनको एक प्रॉपर वे में कनेक्शन होता है उनका बीच में। तो ये प्रॉपर कनेक्शन को क्या होता है, देखिए ये प्रॉपर कनेक्शन क्यों होता है, बेसिकली होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, जो हम लोग की बॉडी में है जो चेंजेस हो रहा है उसे मेंटेन करने के लिए। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच, एक मिनट सर, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये सही है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एक मिनट दोस्तों, ये सही है, हाँ ये सही है थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटैक्ट एंड कंप्लीट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट डेफिनेशन इसका क्वेश्चन से आ जाता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बेसिकली किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे का फंक्शन कंप्लीट करते हैं। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल हम क्या करते हैं इस लाइन से। व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीजेस फॉर मेंटेनिंग इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। बेसिकली जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी बॉडी से। बॉडी बोलेगी और एनर्जी दो, और एनर्जी दो, और खाओ पियो, जिससे हम और हम तुम्हारे बॉडी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आल्सो इंक्रीज, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, सांस जल्दी जल्दी लेंगे। ठीक है, द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिएट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिकली दोस्तों जैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन का इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही तो मैं पहले बोल दिया हूँ, द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। आगे बात करते हैं, हार्ट बीट एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ, हार्ट बीट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हुआ, तो इससे क्या होगा, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी जल्दी काम करेगी। ठीक है, जिससे ब्लड को ब्लड को जल्दी जल्दी सप्लाई करना होगा बॉडी से, बॉडी को। ठीक है, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, ये देखिए,
व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप्ड, अगर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर दें, अगर क्या कर दें हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर दें, द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनीज रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। दोस्तों जैसे ही हम लोग ये एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, जो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे, दौड़ रहे थे, अगर रुक जाएं या काम मतलब ये ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, तब ये अपने नॉर्मल पोजीशन में फिर से आ जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या है, जब इंपॉर्टेंट आएगा मैं मार्क कर दूंगा दोस्तों। ये देखिए, thus the functions of muscles, lungs and blood vessels, kidneys and the other organs are coordinated while performing the physical exercise। तो ये सब जो एक्सरसाइज हो रहा है, ये सब जो हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो आगे बात करते हैं ना दोस्तों। पहले ये क्या करते हैं, रब कर देते हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे बहुत जानदार सा टॉपिक है दोस्तों। ये देखिए, बोल रहा है इन आवर, क्या बोल रहा है, in our body neural system and endocrine system jointly coordinate and integrate all the activity organs so that they functions and a synchronized fashions। क्या बोल रहा है, in our body the neural system and the endocrine system jointly coordinate। दोस्तों जो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम है, वो दोनों एक साथ काम करेंगे एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन के सभी एक्टिविटीज हैं उन पे ये काम करते हैं एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, सो दैट द फंक्शंस एज ए सिंक्रोनाइज्ड फैशन, इसलिए वो एक प्रॉपर फंक्शन में काम कर सकते हैं। समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। दोस्तों जो न्यूरल सिस्टम होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए, एक न्यूरॉन्स है, एक यहाँ से न्यूरॉन्स है गया है, ठीक है, एक यहाँ पे न्यूरॉन्स है, फिर दूसरा इसके साथ ऐसे अटैच रहेगा दोस्तों, इसका दूसरा ऐसे साथ अटैच रहेगा, फिर ऐसे तीसरा इसके साथ अटैच रहेगा। समझ रहे हो, तो ऐसे एक एक दूसरे के साथ ये अटैच रहते हैं। आई होप समझ गए होगे। ठीक है, तो ये इनके इनके बीच में गैप नहीं होता बेसिकली। ठीक है, जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे थोड़ा थोड़ा गैप रह जाता है, वहां पे रिसेप्टर पाया जाएगा, पर यहाँ पे रिसेप्टर्स वगैरह नहीं होते हैं, बहुत मतलब पाए जाते हैं पर एकदम क्लोज में पाए जाते हैं, तो ये तुरंत हो जाते हैं। जैसे हम लोग अपनी बॉडी को टच करते हैं तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि यहाँ पे टच हो रहा है। जैसे ही हम लोग अपने हाथ को किसी गर्म चीज पे रखते हैं, हम लोग को तुरंत पता चल जाता है कि वहां पे हीट सेंसेशन हो रहा है दोस्तों। तो ये क्विक हो रहा है, तुरंत हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये किसके कारण हो रहा है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा हो रहा है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया गया है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन। किसके द्वारा होता है बेसिकली, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं वहां पे बनाया था, यहाँ पे एक ऐसे आएगा, यहाँ से कुछ ये स्ट्रक्चर निकलेगा, जिसे साइनेप्टिक नोव, इसमें से निकलते हैं दोस्तों एसिटाइल कोलाइन जो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाया जाता है प्री रिसेप्टर, फिर इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, फिर यहाँ पे पाया जाएगा पोस्ट रिसेप्टर, फिर यहाँ से जो है फिर से ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे पार्ट पे। तो ये यहाँ पे आया, छोड़ दिया एसिटाइल कोलाइन, फिर यहाँ पे आ गया, इसके साथ बाइंड करेगा, फिर इसके साथ ऐसे आगे मूव मूव करेगा। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। आई होप यहाँ तक समझ गए होगे, फिर आगे ऐसे मूव करता जाएगा। ये किस में होता है, बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में होता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम। हम इस चैप्टर में बेसिकली न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे होंगे ऑफ ह्यूमंस एंड मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशंस, और जो न्यूरल का कोऑर्डिनेशन किस वे में हो रहा है उसकी बात करेंगे, लाइक ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इम्पल्स, इम्पल्स कंडक्शंस ऑफ क्रॉस अक्रॉस द सिनेप्सिस, इम्पल्स कैसे कंडक्ट हो रहे हैं सिनेप्सिस में, इसके बारे में भी बात कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज यू नो, नेक्स्ट पेज पे आने से पहले क्या करते हैं, ये ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर देते हैं दोस्तों। लो जादू से जूम हो गया है, तो आगे बात करते हैं।
ठीक है। आगे क्या है दोस्तों, आगे अपना है बेसिकली न्यूरल सिस्टम। तो हम न्यूरल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, आइए बात करते हैं। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या हो रहा है, न्यूरल सिस्टम जो है ऑफ एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो न्यूरल सिस्टम जो होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है कहाँ का, नर्वस सिस्टम का, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन्स दोस्तों। विच कैन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है एंड ट्रांसमिट इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए बेसिकली न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई को, रिसीव भी करते हैं अलग अलग स्टिमुलाई को, और ट्रांसमिट भी करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस को। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, बेसिकली जैसे हम यहाँ पे क्या होते हैं, पिंच कर रहे हैं आपको, इसे ऐसे अपने आप को पिंच कर रहे हैं, तो ये हमको यहाँ पे दर्द महसूस होगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये बेसिकली न्यूरल कोऑर्डिनेशन के कारण हो रहा है बहुत जल्दी से। ठीक, आगे बात करते हैं। द न्यूरल कोऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी सिंपल इन अ लोअर वर्टिब्रेट, लोअर इनवर्टिब्रेट में, जो लोअर इनवर्टिब्रेट हैं, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसमें बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइज मतलब अरेंजमेंट होता है। लेकिन जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया है, हाइड्रा, हाइड्रा इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। हाइड्रा के पास बस एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, समझ गए, ये होता है, वो वेरी सिंपल टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन द न्यूरल सिस्टम दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आ गया, द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट दोस्तों। इंसेक्ट में ये बेटर ऑर्गेनाइज हुए हैं, वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट, जहां पे ब्रेन पाया जाता है, along with नंबर ऑफ गैंग्लियंस एंड न्यूरल सिस्टम। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट के पास ब्रेन भी पाया जाता है, along with नंबर ऑफ गैंग्लियन और न्यूरल टिश्यू भी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। द वर्टिब्रेट है मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, जो वर्टिब्रेट होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग हो गए, उसमें जो होता है बहुत ज्यादा हाईली डेवलप होता है न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब हम न्यूरल सिस्टम की बात डिटेल में कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं, बेसिकली पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं और बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोस्तों। ठीक है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो तरह का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है दोस्तों, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड किया रहता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और यही साइट होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है। तो अपने भावों को, अपने जो इमोशंस हैं, सबको कंट्रोल यही होता है दोस्तों, अपने ब्रेन में। ठीक है, दिल का काम है बस ब्लड का सर्कुलेशन करना। वो दिल पहले से ही टूटा है अंदर से, उसके अंदर पहले से ही दरार है दोस्तों, उसको बदनाम ना करो, वो पहले से ही बेचारा बदनाम है। तो उसका काम है ब्लड को सप्लाई करना, और ब्रेन का काम है इमोशंस, सारे थॉट्स, सारे सब चीज जो शोक होता है, जो आने वाला आने वाला जो सपने होते हैं, सब चीज यहीं से कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, बेसिकली ये है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। जैसे हमारे पास कंप्यूटर होता है, आप पहले जमाने में कंप्यूटर अगर देखे होंगे, उस कंप्यूटर में एक सीपीयू हुआ करता था। क्या हुआ करता था, सीपीयू दोस्तों। अब उस सीपीयू में दोस्तों क्या होता था, उस कंप्यूटर का वो ब्रेन होता था। सीपीयू क्या होता था, कंप्यूटर का ब्रेन होता था बेसिकली। ठीक है, वही ही वो सारे जो हम लोग टाइप करते थे, वो सब चीज वो रीड करता था, फिर स्टिमुलेट करता था हमारी स्क्रीन पे। समझ रहे हो, तो वैसे हमारा ब्रेन है दोस्तों, वैसे ही हमारा ब्रेन है, एक तरह का हाईली सीपीयू स्ट्रक्चर है दोस्तों। वो पहले सुनता है आवाज को, अगर मैं बोल रहा हूं तो सुनेगा, फिर उसे रीड करेगा और तुरंत ही रिफ्लेक्ट करेगा हमारे एक्शंस को। ठीक है, समझ गया कि नहीं, आई होप समझ गए होगी। ये बेसिकली कहाँ हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विथ सीएनएस।
तो बेसिकली जितने नर्व्स एसोसिएट होते हैं सीएनएस से, वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसे समझिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक जैसे एक सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। अब इसके साथ कई सारे तार निकले होंगे, वायर निकले होंगे, ठीक है। अब ये वायर डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे होंगे, कहीं कीबोर्ड से आ रहा होगा, कहीं कंप्यूटर की स्क्रीन से आ रहा होगा, कहीं माउस से आ रहा होगा, बेसिकली अलग अलग जगह से आ रहा होगा। तो ये एक जगह ला रहा है कौन? पीएनएस। ये मतलब ये वायर ला रहा है, एक जगह ला रहा है सीपीयू के पास, कौन? ये वायर। वैसे ही हम लोग के ब्रेन में एक जगह कौन इकट्ठित करता है, मतलब लाता है और ले जाता भी है, बेसिकली वो होता है हम लोग का वायर। मतलब हम लोग का वायर है, जिसे हम नाम दिए हैं बेसिकली पीएनएस। हम लोग क्या नाम दिए हैं उसे? पीएनएस बोलते हैं, समझ गए। वायर ही है, समझ रहे हो, कुछ अलग नहीं है। वो वायर का ही काम कर रहा है, ले जा रहा है। जैसे करंट हमारे लोग की बॉडी में करंट आ रहा है, जा रहा है, स्टिमुलस आ रहा है, जा रहा है, तो कौन काम कर रहा है? बेसिकली पीएनएस हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा है, समझ गए। और ब्रेन से हम लोग के बॉडी तक आ रहा है। जैसे मेरे हाथ इधर उधर चल रहा है, बेसिकली ये किसके कारण हो रहा है? ये तुरंत ही आने जाने का जो प्रक्रिया है, जो हिला रहा हूँ मैं अपना हाथ इधर से उधर, देख रहे हो, ये बेसिकली पीएनएस के कारण ही हो रहा है, ठीक है। वो स्टिमुलस ला रहा है और यहाँ पे एक्शन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और बॉलीवुड या कहीं भी, ये एग्जाम्पल आप हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जितने भी सारे मूवीज हैं जो एक्शन होते हैं, रियलिटी में कभी एक्शन नहीं करते हैं दोस्तों। ऐसे मारते हैं तो वहां पे देखोगे तो उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद फिर गिरेंगे। और इंडियन जो धारावाहिक है उसका तो अलग ही कमाल है दोस्तों। वहां से गोपी चिल्ला रही हैं, और वो जो उनकी बहन है राशि, वो तो गिरी चली जा रही है, गिरी चली जा रही है, और गिर ही नहीं पा रही है। तब तक उनका जो लवर है उनको आके पकड़ लेता है, और फिर वो उनसे क्या हो जाता है दोस्तों? आंखों में आंखों चार हो जाता है। समझ रहे हो क्या यहाँ पे क्या चल रहा है? हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। ये एग्जिस्ट हो सकता है दोस्तों, लेकिन स्पेस में। इन यहाँ पे हम लोग जमीन में कर रहे हैं, वो गलत बात है। उन लोग को स्पेस में करना चाहिए, ऐसा तो नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल द नर्व्स ऑफ फाइबर ऑफ पीएनएस आर टू टाइप। जो पीएनएस होते हैं, जो नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस जो होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक अफरेंट होते हैं, एक एफरेंट। अफरेंट क्या होता है? बेसिकली यही बता रहा हूँ। अफरेंट क्या होता है? इसे हम बेसिकली ये सीएनएस, जो सीएनएस होता है वहां से, सॉरी 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 सॉरी, माय फॉल्ट दोस्तों। ये क्या करता है? बेसिकली टिश्यू टिश्यू या टिश्यू या ऑर्गन से लेके आता है, कहाँ पे? टिश्यू या ऑर्गन से लेके आता है बेसिकली सीएनएस के पास। किसके पास? सीएनएस के पास, ठीक है। और अफरेंट नर्व क्या करता है? ये सीएनएस से ले जाता है ऑर्गन्स के पास। सीएनएस ले जाता है कहाँ? ऑर्गन्स के पास, ठीक है। क्या ले जाता है? बेसिकली स्टिमुलस ले जाता है। जैसे स्टिमुलस आया, मैंने अपने आप को यहाँ पे चिकोटी काटा, या इसे बोलते हैं पिंच करना दोस्तों। पिंच किया मैंने अपने आप को, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये यहाँ से गया मेरे यहाँ पे, ब्रेन से होते हुए यहाँ पे आया। और ये बेसिकली नर्व जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो है अफरेंट नर्व। और जो वहां से स्टिमुलस आ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, उसे हटाओ यहाँ से, तो वो होता है सीएनएस। और एक्शन जो होता है, एक्शन जो करवा रहा है वो अफरेंट, करवा रहा है अफरेंट, सॉरी इफरेंट करवा रहा है, इफरेंट करवा रहा है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? आइए बात करते हैं डिटेल में। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। द अफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू द सीएनएस। कहाँ? या टिश्यू या ऑर्गन से कहाँ ले जा रहा है? सीएनएस पे ले जा रहा है। लेकिन जो इफरेंट नर्व फाइबर होता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन दोस्तों। ये सीएनएस जो इफरेंट होता है, वो सीएनएस से लाता है कहाँ पे? टिश्यू, मतलब पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन के पास लाता है, मतलब उसके आसपास ही लाता है, समझ गए। बेसिकली हम इफरेंट को मोटर नर्व भी बोलते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ। इफरेंट को क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। मोटर नर्व भी बोलते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको अब पता हो गया, तो चलिए आगे बात करते हैं। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। अब पीएनएस को फिर से दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम दोस्तों। पहले पीएनएस को डिवाइड किया था अफरेंट एंड इफरेंट। एक वायर जो हमारे हमारे टिश्यू या ऑर्गन से ले जा रहा है ब्रेन तक, और एक
एक ऐसा वायर है जो हमारे ब्रेन से लेके आ रहा है हमारे ऑर्गन के पास, समझ गए, स्टिमुलस बेसिकली, समझ रहे हो कि नहीं। फिर पीएनएस की बात करते हैं। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू। अब पीएनएस दो भागों में और डिवाइड हो रहा है, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम दोस्तों। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स दोस्तों। क्या करता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम? सोमैटिक मतलब दोस्तों जो हमारे स्केलेटल मसल्स में होते हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे कल मैंने बताया था, ऐसे मसल जो हमारे ये जो हमारे हड्डियों से जुड़े होते हैं, बोन से जुड़े होते हैं, उसी सोमैटिक वहां पे क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। और वही मसल्स को हम बोलते हैं, वहां पे जो नर्व पाया जाएगा उन नर्व्स को बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जैसे सीएनएस से सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के पास जा रहा है, तो वो होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सीएनएस से या कह सकते हो स्केलेटल मसल के पास जा रहा है, तो वो होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन। जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं उनके पास ये भेजता है ऑटोनॉमिक नर्वस। बेसिकली इनवॉलेंट्री ऑर्गन कहाँ से हैं? जैसे हमारा हार्ट हो गया, जैसे लीवर हो गया। क्या हम लोग अपने लीवर को बोल सकते हैं रुक जाओ बेटा, थोड़ी देर बाद काम करना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना दोस्तों। वो अपने आप काम चल रहा है। लंग्स लंग्स भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, ठीक है। डायफ्रागम होता है, वो ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस, उसके पास ये जब जाता है नर्व, ऐसा नर्व जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास जा रहा है वो होता है, सॉरी, इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास जा रहा है, वो ऐसा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एंड स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल बेसिकली हमारे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन है दोस्तों, वो अपने आप ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं जिससे फूड डाइजेस्ट होता है और वो फिकल मैटर बाहर निकलता है सुबह सुबह, समझ रहे हो। आगे बात करते हैं। सोमैटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है दोस्तों, वो फर्दर दो भागों में डिवाइड है, एक पैरासिम्पैथेटिक एंड एक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक जो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। ये एक न्यूरल सिस्टम है, वहां पे कनेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे है दोस्तों विसरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली ये क्या बोला है? विसरल नर्वस सिस्टम कोई अलग से पार्ट नहीं है दोस्तों। विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी एक पार्ट है किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दोस्तों, ठीक है। दैट कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, जो जिसमें पूरे नर्व्स आ जाते हैं, फाइबर्स आते हैं, गैंग्लिया आते हैं, प्लेक्सेस आते हैं, बाय विच impulses travel from the central nervous system to via visceral या फ्रॉम विसरल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो मतलब बेसिकली स्मूथ ऑर्गन होते हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वहां पे आते हैं, जो विसरल मसल्स होते हैं उनके पास ये इम्पल्स आता है और जाता है। तो वहां पे ऐसे नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? विसरल नर्वस सिस्टम, जो कि एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है दोस्तों, समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों? आगे है न्यूरॉन्स एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का यूनिट स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है न्यूरॉन्स दोस्तों, ठीक है। न्यूरॉन्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। न्यूरॉन्स कैसा होता है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, कंपोज होता है तीन मेजर पार्ट से। इनमें तीन मेजर पार्ट पाए जाते हैं बेसिकली। एक होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, तीसरा होता है एक्सॉन दोस्तों। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, तीन इसके मेन पार्ट हैं, किसके? बेसिकली न्यूरॉन्स के, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों, आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे, सॉरी। आगे बात करते हैं। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विथ टिपिकली सेल ऑर्गेनल्स एंड सर्टेन ग्रेनुलर्स कॉल्ड नेसल्स ग्रेन्यूल दोस्तों। दोस्तों सेल बॉडी कंटेन किया रहता है। सेल बॉडी क्या होता है अभी स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ, तब बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ताला को तोड़ते हैं और इसे जूम कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाते हैं कौन कौन से तीन मेन पार्ट है। बेसिकली मैं बताया सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन, ये तीन मेन पार्ट है। कौन कौन से? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन जो होते हैं तीन मेन पार्ट होते हैं, किसके? बेसिकली न्यूरॉन्स के, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है सेल बॉडी, ये है पूरे स्ट्रक्चर जो है सेल बॉडी है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक मिनट
हाँ, अब यहाँ पे ले लेता हूँ इसको। ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। अब सेल बॉडी में यहाँ पे देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो निकला है इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये बेसिकली रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। ऐसे ही इसके पास और आगे स्ट्रक्चर होगा, वहां से ये रिसीव करेगा, यहाँ से ये देगा, यहाँ से रिसीव करेगा, फिर यहाँ से आएगा सेल बॉडी में। फिर यहाँ पे जो रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लाल लाल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिकली ये होता है निसेल्स ग्रेन्यूल। ये क्या होता है, निसेल्स ग्रेन्यूल। यही बेसिकली एनर्जी देता है, प्रोटीन देता है बेसिकली, ठीक है, समझ गए। और फिर ये सेल बॉडी आगे जाता है, एक्सटेंड करता है नैरो लाइक स्ट्रक्चर में, जो फॉर्म करता है एक्सॉन। क्या बनाता है, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है दोस्तों जिसका नाम है स्वान सेल। एक्सॉन के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है स्वान सेल। स्वान सेल से बनता है माइलिन शीथ दोस्तों। स्वान सेल बनता है माइलिन शीथ। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये वाला देख रहे हो माइलिन शीथ है। कहीं कहीं देखिए स्वान सेल एब्सेंट है, यहाँ पे देखिए स्वान सेल एब्सेंट है, लेकिन माइलिन शीथ प्रेजेंट है दोस्तों। क्या है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही सही बोल रहा हूँ। हाँ सॉरी दोस्तों, इट्स वेरी ट्रू। हाँ यहाँ पे देखिए स्वान सेल एब्सेंट है लेकिन माइलिन शीथ प्रेजेंट है। आई हो आई एम आई थिंक आई एम रॉन्ग सो दोस्तों, आई थिंक आई एम रॉन्ग। माइलिन शीथ प्रेजेंट रहेगा, एक मिनट, आई हैव टू कंफर्म इट दोस्तों। माइलिन शीथ एब्सेंट रहेगा लेकिन, हाँ सॉरी दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये जो होता है इसे बोलते हैं स्वान सेल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्वान सेल, ठीक है। लेकिन जो ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा वो है आपका बेसिकली मेलिन शीथ दोस्तों। वो क्या है, मेलिन शीथ। आप ध्यान से देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में मेलिन शीथ एब्सेंट है लेकिन स्वान सेल प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होगा मेलिन शीथ एब्सेंट होगा लेकिन स्वान सेल प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। समझ गया कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। यहाँ पे फिर आइए, यहाँ पे देखिए मेलिन शीथ का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। फिर अब कहीं कहीं भी देखिए दोस्तों, ये गैप दिख रहा है। ये गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर दोस्तों। ये क्या, गैप को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। फिर ये आगे एक्सॉन जो होता है, आगे जाके एक्सॉन टर्मिनल बनाता है और फिर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, साइनॉप्टिक नोब या साइनॉप्टिक बल्ब इसे बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली ऐसे इम्पल्स आया डेंड्राइट से होते हुए एक्सॉन के पास, एक्सॉन से होते हुए ऐसे आया साइनॉप्टिक नोब, फिर आगे इसी की तरह एक और स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ही स्ट्रक्चर और होगा, और वहां से स्टिमुलस आगे बढ़ता जाता है दोस्तों, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। आइए अब रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विथ टिपिकली सेल ऑर्गेनल। कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं जिसे हम निसेल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं, सर्टेन ग्रेन्यूल्स जिसे हम क्या बोलते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। शॉर्ट फाइबर विच ब्रांचेस रिपीटेडली, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांचेस रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी से बाहर आ रहे हैं, जो कि सेल बॉडी से बाहर आ रहे हैं दोस्तों, कंटेन्स। अब वो भी क्या क्लियर हैं, वो भी क्या कंटेन किए हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल। बेसिकली इसमें जो डेंड्राइट्स है उसमें भी नेसेस ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहेंगे और उनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। जो सेल बॉडी का एक्सटेंशन होके थोड़ा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसमें भी नेसेस ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहते हैं, उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स दोस्तों, ठीक है। समझ गए, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है दोस्तों कई बार कि निसेल्स ग्रेन्यूल एब्सेंट क्या होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक्सॉन में देख रहे हो, यहाँ पे निसेल्स ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे एक्सॉन में एब्सेंट होता है, ठीक है। दीज फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस टूवर्ड द सेल बॉडी। अब ये फाइबर जो होते हैं, ये जो होते हैं डेंड्राइट्स, ये ट्रांसमिट करेंगे सेल बॉडी की तरफ इम्पल्सेस, ठीक है। ओके समझ गए, दीज बॉडी ट्रांसमिट इम्पल्सेस टूवर्ड द सेल बॉडी। द एक्सॉन along long fiber, the axon long fiber and the distal end which is branch, जो डिस्टल एंड होता है कैसा होता है, ब्रांच होता है। ईच ब्रांच ट्रांसमिट अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, हर ब्रांच के पास एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे बोलते हैं साइनेप्टिक नोब दोस्तों। क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नोब, ठीक है। विच पोजेस अ साइनेप्टिक वेसल्स, जो कि पोजेस करेगा साइनेप्टिक वेसल्स कंटेनिंग अ केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। इसके पास एक केमिकल होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है। The axon transmit nerve impulses away from the cell body. Axon transmit करेगा nerve impulse away from the cell body. फिर आगे बात करते हैं,
सेल बॉडी टू सिनेप्स एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, किसके पास ट्रांसमिट करेगा, नर्व ट्रांसमिट करेगा किसके पास, सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से चला जाएगा सिनेप्स, सिनेप्स के पास चला जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बेस पे एक्सॉन जो ये स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स तीन तरह का होता है दोस्तों। कितने तरह का होता है, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन से दोस्तों, पहला होता है मल्टीपोलर, मल्टीपोलर क्या होता है, विथ वन एक्सॉन और टू मोर और डेंड्राइट्स, बेसिकली इसमें एक ही एक्सॉन पाया जाएगा, जैसे ये स्ट्रक्चर है मल्टीपोलर का दोस्तों, एक एक्सॉन, एक या एक से ज्यादा क्या होता है डेंड्राइट्स होते हैं। ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन में बेसिकली आप याद रखिए ब्रेन में पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दूसरा होता है बाइपोलर, पहला होता है मल्टीपोलर, दूसरा होता है बाइपोलर। बाइपोलर जो होता है इसमें वन एक्सॉन वन डेंड्राइट्स होंगे, बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन होगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा, एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे सेल बॉडी भी होगा लेकिन एक डेंड्राइट्स होगा। ठीक है, समझ गए, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स पाए जाएंगे। ये ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है हम रेटिना ऑफ आई पे, जहां हमारा रेटिना होता है, फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। बेसिकली पहले हम आई आई एक चैप इसी में दोस्तों पढ़ता है आई और ईयर के बारे में, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने आई और ईयर को निकाल दिया है, तो हम इसे नहीं पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहोगे कि हम इसे पढ़ाएं तो आप कमेंट करिएगा, तो हम इसे बेसिकली दूसरे वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक होता है थर्ड वन दोस्तों जो कि यूनिपोलर होता है। क्या होता है, यूनिपोलर, एक मल्टीपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर क्या होता है, द सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, सिर्फ और सिर्फ इसके पास वन एक्सॉन होता है, और फाउंड ये कहाँ पाए जाते हैं, यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, जो एकदम बच्चे होते हैं, बेसिकली मदर के गर्भ गर्भ में जो होते हैं दोस्तों, यूट्रस में होते हैं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वहां पे ये होता है वन सॉरी यूनिपोलर स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एक एक्सॉन होता है, बेसिकली ओनली, केवल केवल एक एक्सॉन ही होगा। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे है दीज आर टू टाइप, these are two type of axon namely myelinated and non myelinated। अब यहाँ पे देखिए दो तरह का न्यूरॉन्स जो पाए जाते हैं स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन के, एक्सॉन पे जो स्ट्रक्चर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक माइलिनेटेड होते हैं, एक अनमाइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप विद स्वान सेल, माइलिनेटेड के पास स्वान सेल होता है, माइलिनेटेड के पास स्वान सेल होता है, विच फॉर्म्स द माइलिन शीथ, जो कि स्वान सेल क्या फॉर्म करता है, माइलिन शीथ फॉर्म करता है विद अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के अराउंड। ठीक है, समझ गए, द गैप बिटवीन द टू अर्जेसेंट माइलिन शीथ, जो ये गैप है दोस्तों, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है दो अर्जेसेंट माइलिन शीथ, उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, ये पूछा जाता है बेसिकली, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं unmyelinated nerve fiber is enclosed by the Schwann cell but does not have myelin sheath। बेसिकली मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों, जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनके पास स्वान सेल होते हैं लेकिन माइलिन शीथ नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो वो अनमाइलिनेटेड हो जाते हैं अराउंड द एक्सॉन। ठीक है, इज कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ये कहाँ पाया जाता है, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो कि पीएनएस का पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बेसिकली दोस्तों एक डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया पे पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर, आप ऐसे याद रखिए, बस यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया स्ट्रक्चर पाया जाता है स्यूडो यूनिपोलर। एक होता है मल्टीपोलर, एक होता है बाइपोलर, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है और स्ट्रक्चर स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं दोस्तों, जो कि डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन पे पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं, आइए क्या बात करते हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कैसे होता है। ठीक है, पहले देखिए, पहले जो हम लोग का जो नर्व जो ये स्ट्रक्चर होता है, एक्सॉन वाला स्ट्रक्चर या न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो
रिलैक्स होता है, ठीक, रेस्टिंग स्टेट में कैसा होता है। तो बात करते हैं, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज स्टेट। कल मैं बोला भी था कि क्या उसमें कॉमन होता है, एक्साइटेबल दोस्तों, एक्साइटेबल कॉमन होता है लेकिन कॉन्ट्रेसिबिलिटी इसमें नहीं होती दोस्तों, ठीक है। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स इज पोलराइज्ड? आप जानते हो कि मेम्ब्रेन क्यों पोलराइज होते हैं? बेसिकली चार्ज की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पोलराइज होते हैं दोस्तों, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। न्यूरल मेम्ब्रेन के पास डिफरेंट टाइप आयन प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव प्रेजेंट होता है पूरे सरफेस पे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और बाहर सरफेस से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर पे क्या पाया जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये निगेटिव पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे कैसे होता है, पोलराइज होते हैं। दीज आयंस चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल, दीज आयन चैनल्स आर, ये आयन चैनल क्या होते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं टू डिफरेंट आयन के लिए, ठीक है। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टेड टू एनी इम्पल्स, जब न्यूरॉन्स कोई इम्पल्स नहीं कंडक्ट करता है, दैट इज रेस्टिंग स्टेज में होता है, तब यहाँ पे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तब यहाँ पे क्या होता है, द एक्सोन, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है, कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू द पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू द सोडियम आयन। समझ रहे हो? जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वो पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल होता है, लेकिन दोस्तों जो सोडियम आयन के लिए होता है वो इम्परमेबल होता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होता है इन द एक्सोप्लाज्म। जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है इसके लिए इम्परमेबल होता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ज्यादातर क्या पाया जाता है, पोटेशियम, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अंदर में क्या पाया जाएगा, पोटेशियम चार्ज, और बाहर में क्या पाया जाएगा, सोडियम चार्ज पाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाहर में क्या पाया जाएगा, सोडियम पाया जाता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। कॉन्सिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन, जो एक्सोप्लाज्म है इनसाइड द एक्सॉन कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, अब इसी वजह से क्या होगा, अंदर जो होता है सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा, एंड निगेटिव चार्ज आयन प्रोटीन, और निगेटिव चार्ज आयन प्रोटीन का भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा बेसिकली, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। अब इसकी वजह से सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, रेस्टिंग स्टेट में बात चल रही है दोस्तों। इन कॉन्ट्रास्ट अब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, जो फ्लूइड आउटसाइड ऑफ एक्सॉन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, बाहर वाले, इसमें जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसके तरफ कम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम होगा, एंड हाई सॉरी कम कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होगा, एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम होगा, ठीक है। थस थस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए अब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक जगह कम है एक जगह ज्यादा ज्यादा है, मतलब अंदर पोटेशियम ज्यादा बाहर पोटेशियम कम, या अंदर अंदर पोटेशियम ज्यादा और बाहर सोडियम ज्यादा दोस्तों, और अंदर सोडियम कम बाहर सोडियम ज्यादा, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, मतलब एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो ये क्या होता है, अब मूव करेंगे, ठीक है। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मेंटेन होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है वहां से ये मतलब बेसिकली मैनेज होते हैं। तो क्या होगा वहां पे उस पंप में क्या होगा, बेसिकली जो 3 सोडियम होगा वो भेज दिया जाएगा बाहर साइड, एंड 2 पोटेशियम भेज दिया जाएगा इनसाइड, दो दो सोडियम भेज दिया जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, 2 सोडियम बाहर, सॉरी 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे और 2 सोडियम अंदर आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोप्लाज्म बिकम पॉजिटिव चार्ज, जो आउटर सरफेस है जैसे ही ये ऐसे मूव करेगा यहाँ पे सोडियम जो होगा क्या हो जाएगा, इन साइड में आ जाएगा, सॉरी सोडियम जो होगा बाहर चला जाएगा, यहाँ का जो सोडियम होगा थोड़ा थोड़ा ये बाहर चला जाएगा, और पोटेशियम यहाँ जो थोड़ा थोड़ा होगा, यहाँ जो पोटेशियम होगा थोड़ा थोड़ा वो अंदर आ जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वाइल द इनर सरफेस, ठीक है, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। बिकम निगेटिव चार्ज एंड देयर फॉर, एक मिनट क्या करते हैं इसे, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, इसे क्या कर देते हैं, ताला तोड़ते हैं और जादू से जूम कर लेते हैं, ठीक है। बिकम निगेटिव चार्ज एंड देयर फोर इज पोलराइज, अब ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, अब इसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे, चलिए आगे बात करते हैं।
आगे क्या है, पहले पेन का कलर चेंज हो गया है, इसे मेंटेन कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। यू माइट टू बी क्यूरियस। अब दोस्तों यू माइट टू बी क्यूरियस किसके लिए क्यूरियस होंगे? टू नो अबाउट मेम्ब्रेन, टू नो अबाउट मेम्ब्रेन, to the sorry to know about mechanism of generation of nerve impulse and the conduction along the axon। आप अब आपको क्यूरियस हो रहे होगा कि ये जो है नर्व इम्पल्स कैसे एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली चलिए आगे बात करते हैं, एक्सॉन में कैसे ये ट्रांसफर हो रहे हैं। बेसिकली मैं एक्सॉन को काट ले रहा हूं और यहाँ पे बना दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज एज यू नो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज एज यू नो। लेकिन अभी अभी हम लोग ने पढ़ के आया है कुछ जो है आगे ट्रांसफर होके क्या हो जा रहे हैं, उस पे रिवर्स हो जा रहा है। तो यहाँ से मान लो, यहाँ से एक मैं स्ट्रक्चर, यहाँ से जो एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ ऐसे मिटा के, यहाँ से जो है निकल रहा है, ठीक। ओहो, ठीक है, यहाँ से निगेटिव चार्ज है और यहाँ से निकल जा रहा है इस तरफ। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मैं इसे फिर से बना देता हूँ बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले था, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे था निगेटिव चार्ज, यहाँ पे था, यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से एक्सचेंज होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज कुछ जगह पे, ठीक है, कुछ ही जगहों पे हुआ है, ठीक है। ये कैसा हो गया, पोलराइज्ड हो गए, मतलब डीपोलराइजेशन की स्टेज अब आ गई है, ठीक है। अब जैसे ही पोलराइज्ड हो गए हैं तब क्या होगा, देखिए पोलराइज होने के बाद क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है ध्यान से देखिए, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड, अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इस पे स्टिमुलस देंगे, मतलब कुछ ऐसे टच कराएंगे, कुछ भी स्टिमुलस देंगे, ठीक है, एट अ पॉइंट ए, यहाँ पे समझ लीजिए एट अ पॉइंट ए पे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ए वाले पॉइंट पे हम लोग क्या करा रहे हैं, मान लीजिए ए वाले पॉइंट पे हम लोग क्या करा रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं, ऐसे टच करा रहे हैं, ठीक है, कुछ ही चीज से, ठीक है। जैसे ही हम वहां पे पॉइंट ए पे स्टिमुलस देंगे तो क्या होगा, द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है एट अ साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू द सोडियम आयन। क्या बोल रहा है, जैसे ही हम इस पे सॉरी जैसे ही है, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जैसे हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे धड़ा धड़ सोडियम अंदर आना शुरू कर देंगे। जैसे इसे क्या होता है, दरवाजा ऐसे बंद था पहले, पहले दरवाजा बंद था, तो जैसे ही हम इसे खोलेंगे धड़ा धड़ बाहर से अंदर क्या आ जाएंगे, सोडियम आ जाएंगे अंदर, क्योंकि सोडियम बाहर तो ज्यादा है, अंदर सोडियम क्या है, कम है, तो जल्दी जल्दी अंदर आना शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आई हो समझ गए होगे, ठीक है। अब क्या होगा, जिससे सोडियम अंदर आया, दिस लीड टू द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इससे जल्दी जल्दी अंदर क्या आएंगे, सोडियम आएंगे, फॉलो बाय द रिवर्सिबल ऑफ पोलैरिटी। अब इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, पोलैरिटी ही रिवर्स हो जाएगी, जो यहाँ पे मैं बता रहा था, पोलैरिटी ही इसकी रिवर्स हो जाएगी एट साइड दिस, दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव चार्ज, जो आउटर सरफेस मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव चार्ज एंड द इनर सरफेस पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यही तो बनाया, जो आउटर सरफेस है यहाँ से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और सॉरी इनर सरफेस जो है पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। आउटर सरफेस कैसे बन जाएगा, और निगेटिव चार्ज बन जाएगा, और इनर सरफेस कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, सोडियम अंदर आने की वजह से, जैसे ही मैंने उसे स्टिमुलस दिया, ठीक है। समझ गए कि नहीं, ए साइड पे, जैसे यहाँ पे साइड ए लीजिए, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, यहाँ ध्यान देखिए, द पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन thus a site is reverse and hence depolarize। अब ये कंडीशन कैसे आ गई, डीपोलराइज, ये रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग पोटेंशियल थी, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल बेसिकली वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट होती है दोस्तों, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पे जैसे ही स्टिमुलस दिए, ये डिपोलराइज हो गया, क्या हो जाएगा, डिपोलराइज, ये कैसे हो गया, डीपोलेराइज्ड, पहले क्या था, पोलराइज था, पोलराइज्ड, पहले कैसे था, पोलराइज था, अब क्या हो गया, डिपोलराइज्ड हो गया, ठीक है। अब डिपोलराइज्ड हो जाता है
तब क्या होगा दोस्तों, द मेम्ब्रेन हेंस बिकम डिपोलराइज्ड। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब इस साइड पे एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। और ये एक्शन पोटेंशियल लगभग लगभग +30 मिली वोल्ट हो जाता है, मतलब -70 से आ जाता है +30 मिली वोल्ट के बराबर दोस्तों, ये होता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। विच इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स, जिसे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स, यही क्या होता है, नर्व इम्पल्स होता है। एट द साइट इमीडिएटली हेड द एक्सॉन ऑफ साइड बी, जो होते हैं एक्सॉन एट साइड बी, यहाँ पे देखिए ये वाले साइड पे बात कर रहा है, एट एक्सॉन एट साइड बी की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इनर सरफेस। यहाँ पे तो वही था ना, बेसिकली यहाँ पे तो चेंज हो गया। एट साइड ए पे क्या हो गया, एट साइड ए पे आउटर वाला जो हो गया निगेटिव चार्ज हो गया, इनर वाला पॉजिटिव चार्ज। लेकिन साइड बी वाले पे यहाँ पे जो खुला था, यहाँ पे ध्यान से ये बी है, फिर ए और बी ऐसे चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो निगेटिव चार्ज है और आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज, जो सेम कंडीशन इनिशियल की वाले कंडीशन ही है। तब इस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, जब निगेटिव अंदर है बाहर पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो तब इनर ऑन द इनर सरफेस एज द रिजल्ट द करंट फ्लो ऑन द इनर टू द, मतलब करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड बी टू ए। करंट कहां से कहां तक फ्लो करता है आपको पता है, करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव अंदर में कहाँ है, अंदर में ए साइड पे पॉजिटिव है, बी साइड पे निगेटिव है, अंदर में कैसे फ्लो करेगा, ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों, आउटर सरफेस द करंट विल फ्लो फ्रॉम साइड टू बी टू ए। आउटर सरफेस पे तो बी वाला पॉजिटिव है और ए वाला निगेटिव बन गया है, तो ये बी से ए की तरफ जाएगा, इनर सरफेस में ए टू बी जाएगा और आउटर सरफेस में बी टू ए जाएगा, करंट का फ्लो बी टू ए हो जाएगा। समझ गए, ये बेसिकली ऐसे चलता है, इतना जल्दी होता है करंट का फ्लो, तो जल्दी जल्दी हमको जो इम्पल्स रहता है तुरंत काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, to complete the circuit of current flow, hence the polarity at site is reverse। अब यहाँ पे साइड कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पोलरिटी रिवर्स हो जाएगा, एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइड बी। अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल साइड बी पे भी जनरेट हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। Thus the impulse action potential generated at site A arrival at a site B। अब जो impulse जनरेट हुआ था साइट ए पे, अब अराइज हो जाएगी, अब वही चीज कहाँ होने लगेगा, बी वाला, मतलब ए वाला कन्वर्ट हो जाएगा बी वाला, मतलब बी वाला कन्वर्ट हो जाएगा ए की तरह। ठीक है, फिर उसके आगे वाला पॉइंट बी वाला हो जाएगा। समझिए कि नहीं, दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। अब ये सीक्वेंस जो है रिपीटेड हो जाएगा अलोंग द एक्सॉन, मतलब समझ रहे हो, यहाँ वाला जो बेसिकली है, यहाँ पे जो साइड ऐसे रिवर्स हुआ है, अब ये बी वाला पॉइंट एक्ट करने लगेगा कैसे, ए की तरह। यहाँ पे साइड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव वाला, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव, और करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा अंदर से बाहर, फिर यहाँ से बाहर से अंदर, मतलब यहाँ ये वाला करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, समझिए, फिर यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ऐसे फ्लो करता है करंट। समझ गया कि नहीं, ऐसे ही इतने जल्दी इम्पल्स आता है। बेसिकली जंपिंग मूवमेंट हो गया, देख रहे हो, यहाँ से ऐसे जंप किया, बेसिकली यहाँ से जैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ से जंप किया इस वाली साइड पे आया, फिर यहाँ से जंप करेगा इस वाले, फिर यहाँ से ऐसे, तो ये जंपिंग मूवमेंट चल रहा है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, द कंजुगेट इम्पल्स इज कंडक्टेड the rise of stimulus induce permeability to the sodium ion extremely short lived। जो यहाँ पे सोडियम आयन का जो परमेबिलिटी होती है दोस्तों, वो बहुत ही कम समय के लिए होती है, मतलब जो अंदर सोडियम आया है बहुत कम समय के लिए ही आया है। ठीक है, इट इज क्विकली फॉलोड बाय रिवर्स पोलैरिटी ऑफ पोटेशियम आयन, और इसकी वजह से पोटेशियम आयन रिवर्स पोलैरिटी कॉज करेगा और इसे सोडियम को बाहर भेजेगा। Within the fraction of second, potassium diffuses out the membrane and restoring the resting potential membrane। कुछ ही सेकंड में ये पोटेशियम आयन डिफ्यूज होने लगेगा बाहर की तरफ, और फिर से रिस्टोर करेगा रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, एंड द फाइब्रस बिकम वंस मोर
रिस्पॉन्सिव एंड फर्दर स्टिमुलेशन। अभी इसकी तरह फिर से एक बार वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नहीं आया आप हमें बताइएगा, हम इसे फिर से एक अलग वे में समझाएंगे की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ताला को तोड़े नहीं है और बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की। कैसे इम्पल्स ट्रांसमिशन हुआ है, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे मसल्स की बात आ जाएगी। वहां पे पहले अभी नर्व इम्पल्स की बात करेंगे, अब एंडोक्राइन इम्पल्स की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शन कॉल्ड सिनेप्सिस। किसके द्वारा होता है? एक जंक्शन के द्वारा, जहाँ पे साइनेप्सिस होता है, ठीक है। जहाँ पे साइनेप्सिस होता है वहां पे नर्व का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। Synapses is formed by the membrane of presynaptic neurons and postsynaptic neurons, which may or may not be separated by gap called synaptic cleft। जो कि सेपरेट भी हो सकता है और सेपरेट नहीं भी हो सकता। अगर सेपरेट नहीं है तो वो होगा न्यूरल जंक्शन, न्यूरल का काम करेगा, और सेपरेटेड कुछ जंक्शन पाया जाएगा, वहां पे कुछ गैप है तो वो वहां पे वो एंडोक्राइन का काम करेगा, जिसमें केमिकल सिनेप्सिस का काम करेगा। तब बात करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सिनेप्सिस, दो तरह के सिनेप्स होते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होते हैं केमिकल सिनेप्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है दोस्तों, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर अक्रॉस द सिनेप्सिस। इसमें इलेक्ट्रॉन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन्स डायरेक्टली ही फ्लो कर जाते हैं दोस्तों। कोई इसमें रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती है। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एन impulses across the electric synapses is very similar to the impulses conduction along the single axon। ये जो इम्पल्स है बहुत ही सिंपल सिमिलर एग्जांपल, सिमिलर चीजें हैं जैसे इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा था एक्सॉन में। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, impulse transmission across the electrical synapses is always faster than that of across chemical synapse। बेसिकली जाहिर सी बात है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं वो पास पास में रहेंगे तो जल्दी जल्दी ट्रांसफर करेंगे, तो ये फास्टर होगा। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होते हैं फास्टर होगा एज कम्पेयर टू द केमिकल सिनेप्स। जाहिर सी बात है, केमिकल तो थोड़ी देर में रिलीज करेगा, फिर धीरे धीरे पहुंचेगा, तब वहां पे कुछ कहाँ एक्शन होगा, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स यहाँ जाएगा, भाग से यहाँ पहुंच जाएगा, भाग से। ये फिर देख रहे हो मेरा हाथ भी आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा, इतना जल्दी से मैं घुमा रहा हूँ, तो ये इतना जल्दी से हो रहा होगा, ठीक है। समझ गए? लेकिन लेकिन दोस्तों यही तो खास बात है, जो ज्यादा तेज होता है हमारी बॉडी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम में दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत ही रेयर होते हैं। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, अब केमिकल सिनेप्स की बात करते हैं दोस्तों। At a chemical synapse, the membrane of pre and post synaptic neurons are separated by the fluid filled space, जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट दोस्तों। यहाँ बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। आगे बात करते हैं, पहले क्या करते हैं इसको जूम, यहाँ पे आगे बात करते हैं, ये देखिए फिर से, द केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एट द सिनेप्सिस। अब यहाँ पे दोस्तों एक केमिकल निकाला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जो कि बाइंड करता है पहले प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, फिर आगे रिसेप्टर पे भेज देता है, दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसीवर होता है, ठीक है। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसल्स फिल्ड विथ दीज न्यूरोट्रांसमीटर। जो एक्सॉन वेसल्स होते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है एक्सॉन। एक्सॉन का आगे चल के स्ट्रक्चर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिनेप्टिक नोब। और सिनेप्टिक नोब के पास दोस्तों वहां पे पाया जाता है सिनेप्टिक वेसल्स। क्या पाया जाएगा? सिनेप्टिक वेसल्स, जिसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होके यहाँ पे पहले ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। गैप को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहाँ पे पहले बाइंड करता है, ये न्यूरॉन्स आके यहाँ पे बाइंड करेगा, फिर यहाँ पे इसको देगा। ये होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पहले प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, फिर सिनेप्टिक, फिर पोस्ट न्यूरॉन, ये एक फॉर्म करता है सिनेप्सिस, ठीक है। और यहाँ पे होता है रिसेप्टर दोस्तों, यहाँ पे होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर कहाँ होता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। और न्यूरोट्रांसमीटर होता है कहाँ पे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जो आके आगे बात बाइंड कहाँ करेगा? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। समझ गए कि नहीं? आइए बात करते हैं,
When an impulse or action potential arrive at axon terminal, it stimulate the movement of synaptic vessels. अब वहां पे synaptic vessels का movement होगा toward the membrane and where they fuses with the plasma. अब वहां पे किससे फ्यूज हो जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, ताला तोड़ते हैं, उससे जादू जूम करते हैं। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे, रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। और क्या रिलीज करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देंगे। द न्यू रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। किससे बाइंड करेंगे? स्पेसिफिक रिसेप्टर से प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वहां पे ही बाइंड करेंगे। स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो निकला होता है जिस चीज के लिए। ठीक है, these binding opens ion channels allowing the entry of ions and can generate a new action potential। मान लीजिए जो आया, जो न्यूरोट्रांसमीटर आया, कहा कि भैया आप, मतलब वो जैसे ही पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड किया, जैसे ही, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, हाँ, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर आया, ये वाला समझ लीजिए, ठीक है, ये वाला आया और इससे बाइंड कर गया। जैसे यहाँ पे बाइंड किया, ये बोल रहा है, ये वाला इससे बाइंड करके बोल रहा है कि भैया आप जो है अपने आयन चैनल खोल दीजिए। किसके लिए? सोडियम के लिए। तो यहाँ पे सोडियम के लिए आयन चैनल खोल देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पोटेशियम के लिए हो, पोटेशियम के लिए तो जिसके लिए बोलेगा तो उसके लिए खोल देगा। द बाइंडिंग ओपन्स द आयन चैनल। जैसे ही बाइंड होगा, ओपन करेगा आयन चैनल्स अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयंस विच जनरेट न्यू पोटेंशियल, जो कि जनरेट करेगा नए पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे। ठीक है, दिस पोटेंशियल डेवलप में आइदर बाई एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ये पोटेंशियल जो होता है एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी क्या होता है दोस्तों? एक्साइटेटरी में आप याद कर सकते हो, एक एक्साइटेटरी में आप याद कर सकते हो ACH, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, ठीक है, और इनहिबिटरी में आप याद करिए गाबा, गाबा। ठीक है, ऐसे याद करिए कि एक्साइटेटरी होता है एसिटाइल कोलाइन, जो एक्साइट करेगा मेम्ब्रेन को और जो न्यू पोटेंशियल को डेवलप कराने के लिए, और इनहिबिट कराएगा जो गाबा होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या करते हैं? ताला तो टूटा है, आगे बात करते हैं। पहले कैंपेन की कलर को चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्टिंग टॉपिक का, जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। दोस्तों, हमारे बॉडी का जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये किसकी तरह काम करता है? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, उसे कंट्रोल करता है। बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी को भी फंक्शन करता है। थर्मो रेगुलेशन कराता है, हंगर करता है, हंगर जो तो भूख लगता है। थर्स्ट कॉज करता है। कार्डियक साइकिल जो कि रिदम साइकिल होता है हमारी बॉडी का, उसे रेगुलेट करता है। एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, और ह्यूमन बिहेवियर को भी यही दर्शाता है दोस्तों, जो होता है ब्रेन। ठीक है, इट इज ऑल्सो बेसिकली, जो पागल होते हैं, जैसे मतलब पागल बेसिकली कोई होता नहीं बेसिकली दोस्तों, उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो इनका काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, या किसी का ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा लेवल में हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग समाज उन्हें थोड़ा गलत नजरिए से देखता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली दोस्तों। उनको एक डिजीज टाइप का हो गया है तो समझना चाहिए। ठीक है, इट इज आल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन। दोस्तों, हम लोग जिससे देख पा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, किसी प्राणी को, किसी चाहने वाले को दोस्तों, वो हम अपने आंखों से जो देख पा रहे हैं, वो भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है, दिखाता है। बेसिकली हम अपने मिड ब्रेन के पार्ट से ही इसे देख पा रहे होते हैं। हियरिंग, जो हम सुन पा रहे हैं दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं अपने बातों को, किसी किसी की बातें बहुत मीठी लगने लगती हैं दोस्तों, तो जो वो सुनते हैं दोस्तों, फिर कभी-कभी वो कड़वी भी लगने लगते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो वो हियरिंग भी हमारा ब्रेन ही करता है। स्पीच जो हम बोलते हैं, मेमोरी हम जो हमें याद होती है, जो किसी चीज़ की याद होती है दोस्तों, कभी काश ये मेमोरी होता नहीं, और ये होता तो कुछ समय के लिए होता, और जिसको चाहता वो सेव कर लेता, जिसको चाहता वो डिलीट कर लेता। ऐसा भी होना चाहिए था किसी लोगों को में। तो जो कुछ लोग मजनू होते हैं दोस्तों, वो सही हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी-कभी मैं देखता हूँ, आजकल तो रील्स का जो ज़माना है दोस्तों, वो मजनू बन जाते हैं, और वो किसी के लिए
पागल हो जाते हैं, आज गर्ल्स और बॉयज में दोनों दोस्तों। तो वो क्या हो जाते हैं, पागलों की तरह इधर उधर फिरते हैं और उनका लाइफ का कोई मकसद ही नहीं बच जाता, कि उनको लगता है यही सब कुछ है। नहीं दोस्तों, कोई महान टीचर लोग भी, महान गुरु लोग भी बता गए हैं कि आगे तो मूव करो और भी अच्छे लोग आएंगे लाइफ में, ठीक है। फिलहाल इंटेलिजेंस का भी काम करेगा ब्रेन, इमोशंस का भी काम करेगा और थॉट्स का भी काम करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे है दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल्स। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो हमारा वेल प्रोटेक्टेड हो किसके द्वारा, स्कल के द्वारा दोस्तों। कल हम स्कलटल सिस्टम पढ़ लिए थे, उसके द्वारा एकदम प्रोटेक्टेड होता है। वहां पे बेसिकली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल माइनिंग। ब्रेन किसके द्वारा कवर है, क्रेनियल माइनिंग के द्वारा। आप ध्यान से आप ध्यान से जब पहले पेज पे आओगे, मैंने थंबनेल पे जो लगाया है दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है, ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले आएगा ड्यूरा मैटर, फिर अर्गेनॉइड, फिर पाया मैटर। ये एक स्पेस बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए, अगर ये समझ में आ गया तो आप अपने उस पे आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब लेयरिंग का अगर वहां ध्यान से देखोगे रोक के वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रेनियल माइनिंग कंटेनिंग आउटर सरफेस, जो क्रेनियल माइनिंग है उसके ऊपर आउटर सरफेस जो होती है, ब्रेन का जो हमारा आउटर सरफेस होता है बेसिकली उसे बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, जो कि वेरी थिन मिडिल लेयर होता है, बहुत पतली सी मिडिल, मतलब सॉरी, ड्यूरा मैटर जो होता है बहुत पतली सी होती है, और उसके ऊपर जो होती है, उसके जो बीच में जो होती है वो बहुत पतली सी होती है, जिसको बोलते हैं आर्केनॉइड। क्या बोलते हैं, आर्केनॉइड। और जो अंदर वाला पार्ट होता है जो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है दोस्तों, वो होता है पाया मीटर। वो क्या होता है, पाया मीटर, ठीक है, विच कनेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू से कनेक्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्रेन टिश्यू से कनेक्ट होता है, पाया मीटर होता है। द ब्रेन कैन डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, एज यू नो। ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर दोस्तों, ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए। फोर ब्रेन में क्या इंक्लूड है, फोर ब्रेन में देखिए, ये है सेरिब्रम। फोर ब्रेन में क्या है, ये है सेरिब्रम, और इसमें आते हैं थैलमस और हाइपोथैलेमस भी आते हैं। बेसिकली कॉर्पस कोलोसम क्या होता है, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, जैसे मान लीजिए ब्रेन है, ये ब्रेन का लेफ्ट राइट पार्ट है, ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है, और दोनों से ज्वाइन करता है कौन, कॉर्पस कैलोसम दोस्तों। कॉर्पस कैलोसम ब्रेन के दोनों पार्ट को ज्वाइन करके रखता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोस्तों पाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है, जो यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होगे। और फिर यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होगे, ये है अपना मिड ब्रेन, ये है कौन सा, मिड ब्रेन रीजन, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये है मिड ब्रेन, के नीचे आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉन्स, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम। उसके पॉन्स के सामने एक पाया जाएगा सेरिबेलम। फिर उसके नीचे पाया जाएगा दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे आ जाओगे तो स्पाइनल कॉर्ड पाया जाएगा, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में तक फैला होता है, ठीक है। समझ गए, रीढ़ की हड्डी तक अंदर चला जाता है, समझ गए कि नहीं। यही इसी वजह से हम लोग पूरा फैले होते हैं नर्वस सिस्टम से, ठीक है। समझ गया कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, अब डिटेल में बात करते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ताला तोड़ते हैं, जादू से जूम करते हैं और जल्दी से करते हैं दोस्तों। फोर ब्रेन दोस्तों, फोर ब्रेन जो होता है कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन कंसिस्ट होता है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम इज फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सेरिब्रम जो होता है ह्यूमन ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा पार्ट इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। अ डीप क्लिफ्ट सेरिब्रम लॉन्जिट्यूडनली कैसे डिवाइड होता है, लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड इनटू टू हाफ्स, विद विच आर टर्म एज लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोस्तों। ये है राइट, ये है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्टेड हो जैसे कॉर्पस कैलोसम, जो कि डायग्राम में दिखा दिया है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, द लेयर विच आर कवर्ड दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जहां पे स्टार मार्क कर दे रहा हूं, और लॉन्जिट्यूडनल भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द लेयर ऑफ विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। जहां पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर होता है उसे बोलते हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर होता है उसे बोलते हैं
सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है दोस्तों वो कई सारे फोल्ड में फोल्ड होता है, जिसे प्रोमिनेंट फोल्ड में कई सारे फोल्ड में फोल्ड होता है, तो उसे उसे बोलते हैं बेसिकली मतलब जो सेरिब्रल होता है वो कई सारे फोल्ड में होता है, जो कि इसे बोलते हैं प्रोमिनेंट फोल्ड। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज ग्रे मैटर। बेसिकली यहाँ पे ध्यान देखिए, ये होता है ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स अंदर कैसा पार्ट होगा, ग्रे मैटर। जो क्यों होता है ग्रे मैटर अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर इसके सराउंडिंग होता है व्हाइट मैटर, इसके सराउंडिंग होता है व्हाइट मैटर, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेस अपीयरेंस। क्यों होता है, ग्रेस अपीयरेंस की वजह से होता है। अब ऐसा क्यों होता है, द न्यूरॉन्स सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग कलर। मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं सेल बॉडी वो कंसंट्रेटेड होते हैं, बहुत सारे पास पास में होते हैं, इसलिए ये कलर ग्रे कलर आता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज, लार्ज रीजन्स, नाइदर मोटर एरियाज नॉर सेंसरी रीजन्स, ठीक है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इसमें ज्यादा से ज्यादा मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जो ना कि सेंसरी होते हैं और ना कि ही नाइदर ही मोटर एरियाज होते हैं। ऐसे रीजन को बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेसरी एसोसिएशन। किसके लिए ये एसोसिएशन एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसोसिएशन एरिया बेसिकली मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलिन शीथ। अब यहाँ पे जो फाइबर्स कवर होते हैं किससे, माइलिन शीथ से। तो ये माइलिनेटेड पाए जाते हैं विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो कि कंस्टिट्यूट होते हैं, जो कि कवर मतलब इसमें आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, ठीक है। These they give an opaque white appearance of layer and are called white matter। इसलिए ये बोलते हैं white matter दोस्तों। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कैसे हो जाएंगे, white matter। लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसे हो जाएंगे, ग्रे मैटर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होंगे वो व्हाइट मैटर हो जाएंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होंगे, कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कॉर्टेक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ये लिख देता हूँ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन कैसे होगा, ग्रे मैटर होगा। लेकिन सेरिब्रल हेमिस्फीयर रीजन कैसा होगा, व्हाइटिश मैटर होगा, ठीक है। द सेरिब्रम वॉर्प्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस। इस सेरिब्रल के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा दोस्तों, उसे बोलते हैं थैलमस। विच आर द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। जो कि बहुत ज्यादा सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स का होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज हाइपोथैलेमस। एक इंपॉर्टेंट ब्रेन का आधार पार्ट होता है जो कि हाइपोथैलेमस होता है। लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस, जो कि थैलेमस के नीचे होता है, बेस पे लाई करता है, ठीक है। द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर्स ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल द टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग। दोस्तों इतना सब ये कंट्रोल करता है, बेसिकली और भी काम करता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, जो हम लोग को भूख लगती है उसकी वजह से, और जो प्यास लगती है ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस पार्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं। इट इज नॉट अ कंटेन इट आल्सो कंटेन अ ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कंटेन किया रहता है, जो कि जीएनआरएच और सोमास्ट्रेसिन निकालता है, जो कि स्टिमुलेट करता है और इनहिबिट भी करता है दोस्तों। विच सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकालता है दोस्तों, ठीक है। द इनर पार्ट, अब पेन का कलर चेंज करते हैं दोस्तों। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर एसोसिएटेड विद डीप स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं अमाइगडेला हिप्पोकैम्पस, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब या लिम्बिक स्ट्रक्चर। बेसिकली जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है एसोसिएटेड होता है डीप स्ट्रक्चर से बोलते हैं अमेगडेला और अमेगडेला लाइक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट किया जाता है, जिसे में अमेगडेला या हिप्पोकैम्पस कहते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन दोस्तों ये किसके साथ, जैसे along with the हाइपोथैलेमस दोस्तों, हाइपोथैलेमस के साथ ये फॉर्म करते हैं। लिम्बिक लोब along with the hypothalamus involve the sexual behavior emotions of sexual behavior expression of emotions। इमोशनल जो भी होता है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं, जिसमें आते हैं एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन, ये सब आते हैं। कौन, लिम्बिक लोब प्लस हाइपोथैलेमस ये सब काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस दोस्तों वो हमारा मेमोरी वाला पार्ट होता है।
बेसिकली अमाइगडाला जो होता है, हम लोग जो याद करते हैं वो अमाइगडाला में ही स्टोर होता है। बेसिकली ऐसे कह सकते हो, जो हमारा चिप होता है जहां याद करके स्टोर कर सकते हैं वो अमाइगडाला ही होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर इसमें दोस्तों कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा, हम इसे और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा कलर, ये कलर यूज कर लेते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलमस एंड हाइपोथैलमस। मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड होता है? थैलमस एंड हाइपोथैलमस के बीच में ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ब्रेन ऑफ हाइंड ब्रेन। थैलमस एंड हाइपोथैलमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है कौन? मिड ब्रेन। ठीक है, अ कैनाल आर कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। एक कैनाल होता है, पास होता है इसी इसी रीजन से, जिसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गया दोस्तों, द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली फोल्ड राउंड स्वेलिंग्स ऑफ लोब, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाडी जेनाइना। कॉर्पोरा क्वाडी जेमाइना दोस्तों। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का ये है थोड़ा वेंट्रल पार्ट, और ये वाला पार्ट है डॉर्सल पार्ट। यहाँ पे चार लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉर्पोरा क्वाडी जेनाइना लिया रहता है। बेसिकली दो पार्ट यहाँ पे जो होते हैं, ये दो पार्ट जो होते हैं वो विजन के लिए होते हैं, विजन के लिए होते हैं। ये वहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, इसे क्या करता हूँ, सही से लिख देता हूँ। हाँ, दो पार्ट किसके लिए रहते हैं? विजन के लिए। किसके लिए? विजन के लिए होता है, देखने के लिए। और ये दो पार्ट जो होते हैं कॉर्पोरा कॉर्डियन में, वो हियरिंग के लिए होता है, सुनने के लिए होता है। हियरिंग के लिए होता है, ठीक है, सुनने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अपना ब्रेन का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। दैट इज हाइंड ब्रेन दोस्तों। हाइंड ब्रेन आर कंप्रोमाइजेस एज पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। आल्सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ ट्रैक्ट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। पॉन्स जो होते हैं कनेक्ट होता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सेरिब्रम हैज कन्वोल्यूटेड सरफेस, सेरिबेलम हैज कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी न्यूरॉन्स दोस्तों। इसके पास कन्वोल्यूटेड सरफेस मतलब एकदम चिपटा, एकदम सिकुड़ा हुआ स्पेस मतलब रहते हैं। वो बाद में चाहे तो इसे फैला भी सकते हैं दोस्तों। किसके लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं? मेनी न्यूरॉन्स को। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जब हम लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? बेसिकली सेरिबेलम, जो कि बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, द द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑफ द ब्रेन किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला कंटेन सेंटर्स कॉल्ड मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल द रेस्पिरेशन। मेडुला कंटेन करता है सेंटर्स विच कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन। ये कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन कराता है दोस्तों। क्या क्या करता है? कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, और और करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन दोस्तों। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। थ्री मेजर रीजन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम्स आर मेड अप ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बना होता है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ठीक है, ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम कनेक्शन कॉज करता है किसके बीच, के बीच में? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है दोस्तों समाप्त। अगर इसमें कुछ डाउट आया आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिलहाल एज यू नो लास्ट में मैं आपको क्या देता हूँ? प्यारा सा दूंगा थैंक यू दोस्तों, और एक प्यारी सी दूंगा राजा बावले वाली स्माइल दोस्तों। ये लीजिए स्माइल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।